गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, द राइज ऑफ द कंपनीज पावर। पूरा नाम जो है इसके चैप्टर का वो है द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ द कंपनी पावर। क्लियर है? लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है द राइज ऑफ द कंपनी पावर। क्लियर है? इस चैप्टर में हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ चुके हैं और उस इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कि जो बाद के मुग़ल रूलर्स रहे, बाद के मुग़ल रूलर्स रहे वो वीक रूलर्स रहे। जो सबसे लास्ट जो स्ट्रॉन्ग रूलर था उसका नाम था औरंगजेब। उसके बाद में क्या हुआ था, उसके बाद जो रूलर्स आए वो वीक रूलर्स थे। क्लियर है? यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। हमने इसके आगे ये भी बताया था मैंने आपको कि इस समय जो मुग़ल शासन था, जो मुग़ल रूलर्स थे वो चार पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। पहला था ईरानी, दूसरे थे तुरानी, तीसरे थे अफ़गानी और चौथे थे हिंदुस्तानी। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या थी कि इंडिया के अंदर इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, पॉलिटिकल जो कंडीशंस थी वो कैसी होनी, अनस्टेबल हो चुकी थी। यानी कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकली क्या चल रहा था, इनस्टेबिलिटी चल रही थी। इस चीज़ का फ़ायदा कौन उठा रहे थे? फॉरेन इन्वेडर्स उठा रहे थे। फॉरेन इन्वेडर्स क्या कर रहे थे? अटैक कर रहे थे किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर, जिसके अंदर मैंने आपको नाम बताया था एक नादिर शाह के बारे में। क्लियर है? तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इंडिया की इस समय पे जो कंडीशंस थी वो थोड़ी सी कैसी थी, खराब चल रही थी, पॉलिटिकल सिचुएशंस खराब चल रही थी। क्लियर है? तो इस समय बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, फॉरेन जो कंट्रीज़ के लोग थे वो इंडिया के अंदर आ रहे थे। कुछ लोग इंडिया के अंदर आ रहे थे एज अ ट्रेडर के रूप में, एज अ ट्रेडिंग करने के लिए। क्यों आ रहे थे ट्रेडिंग करने के लिए? क्योंकि इंडिया के अंदर जो स्पाइसेस मिलते थे, जो मसाले मिलते थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे उस समय पर पूरे वर्ल्ड के अंदर। दूसरा जो कॉटन क्लॉथ था इंडिया का, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस था पूरे इंडिया के पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इसलिए क्या है, बहुत सारे जो कंट्रीज से ट्रेडर्स इंडिया आ रहे थे और वो ट्रेडर्स किस लिए आ रहे थे? इंडिया के साथ ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे थे। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर जो ट्रेडर्स आते हैं उनमें सबसे पहले कौन आते हैं? हमारे पुर्तगीज़ आते हैं, दूसरे नंबर पर डच आते हैं, तीसरे नंबर पर ब्रिटिशर्स आते हैं और फोर्थ नंबर पर फ्रेंच आते हैं। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से पुर्तगीज़ आए, पुर्तगीज़ में क्या हुआ। फिर हम लोग पढ़ेंगे डच के बारे में कि डच लोग किस तरीके से आए। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स के बारे में। फोर्थ हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रेंच के बारे में। क्लियर है? उसके बाद हम लोग इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग कैनेटिक वॉर के बारे में पढ़ेंगे। कैनेटिक वॉर्स आप लोगों को मैंने बताया था कैनेटिक वॉर क्या है कि ब्रिटिशर्स के बीच में और जो फ्रेंच के बीच में जो वॉर हुआ, उस वॉर को ही हम लोग कैनेटिक वॉर, या फिर दूसरा इसका नाम क्या है, एंग्लो फ्रेंच वॉर। क्लियर है? इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एंग्लो फ्रेंच वॉर क्या था या कैनेटिक वॉर क्या था। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिशर्स ने कॉन्क्वेस्ट किया किसके ऊपर? बंगाल के ऊपर। जो बंगाल को उन्होंने अपने कब्जे में लिया, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने बंगाल को अपने कंट्रोल में लिया, या फिर बंगाल को ही क्यों उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया। क्लियर? ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम लोग इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे? बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग इस वीडियो की। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं द पुर्तगीज़, यानी कि इंडिया के अंदर जो फॉरेन इन्वेडर्स आए, ट्रेडर्स आए, वो सबसे पहले उनमें कौन आए? पुर्तगीज़ आए। सबसे पहले बेटा कौन आए? पुर्तगीज़ आए। अब देखिएगा हुआ क्या कि आपको जैसे कि मैंने बताया था कि इस समय पर क्या हो चुके थे, जो मुग़ल रूलर्स थे वो कमज़ोर हो चुके थे। मुग़ल रूलर्स कैसे हो चुके थे बेटा? कमज़ोर हो चुके थे। कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था या मुगल्स में, तो जो अपने एरिया को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो जो इंडियन कोस्ट लाइन थी, इंडियन जो कोस्ट ए वाला एरिया था, वो काफ़ी हद तक वो सबसे ज़्यादा फेमस था फॉरेन इन्वेडर्स के आने के लिए। क्योंकि देखो क्योंकि कोस्ट वाले एरिया से फॉरेन इन्वेडर्स आसानी से क्या कर सकते थे? इंडिया के अंदर एंटर कर सकते थे। क्लियर है बेटा? तो इन्हीं में से इंडियन कोस्ट था जिसका नाम था कालीकट। क्लियर है बेटा? वहाँ पर सबसे पहले पुर्तगीज़ आते हैं और पुर्तगीज़ में जो सबसे फेमस नाम रहता है, जो सबसे पहले व्यक्ति आता है, उसका नाम होता है वास्को ड गामा। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वास्को ड गामा अपने 4 जहाज़ों को लेकर कहाँ पहुँचता है? कालीकट जो पोर्ट था वहाँ पर पहुँचता है। कालीकट का जो राजा होते हैं उस समय पर वो हिंदू राजा होते हैं, जैकोबिन्स होता है उनका नाम, जैकोबिन होता है। तो वहाँ वो उनका स्वागत भी करते हैं। और ये यहाँ पर क्यों आते हैं? यहाँ पर ये वास्को ड गामा क्यों आते हैं अपने 4 जहाज़ों को लेकर? वो यहाँ से ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, यहाँ से स्पाइसेस लेने आने के लिए आते हैं। क्लियर है? तो अच्छा ये देखिएगा, कालीकट जो कौन सा एरिया वो आप समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए
कि जैसे कि ये जो एरिया है इंडिया का, ये जो साउथ का एरिया है, यहाँ पर ये जो जगह है ये वाली, यहाँ पर क्या पड़ता है आपका कैलिकट पड़ता है। तो यहाँ पर इस पूरे एरिया में किसने अपना वो जमाया, पुर्तगीज़ ने। यानी कि ये कौन सा एरिया आ जाता है, ये आपका आ जाता है दमन एंड दीव, गोवा, पौंडीचेरी, क्लियर, ये वाला एरिया है। यहाँ पर इस एरिया में आके पुर्तगीज़ ने अपना कब्जा जमाया, क्लियर बेटा। और यहाँ से इन्होंने इस एरिया को कब छोड़ा, इस एरिया को इन्होंने 1961 में छोड़ा, क्लियर है, किसने, पुर्तगीज़ ने। आगे हम लोग बात करते हैं किसकी, डच की। डच भी इंडिया आए, और डच जब इंडिया आए ये कब आए, डच की एक कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्लियर है। ये कब आई, 1602 में आई। और 1602 में आकर इसने इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में, दोनों पार्ट्स में क्या बनाए, अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए, जहाँ से क्या करते थे, ट्रेडिंग करती थी कंट्री के अंदर से। और यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में क्या, कॉटन क्लॉथ्स ले जाते थे, स्पाइसेस ले जाते थे। और धीमे धीमे करके इन्होंने मोनोपोली ले ली, किस चीज़ की, स्पाइसेस की। किस चीज़ की मोनोपोली ली बेटा, स्पाइस ट्रेड की, यानी कि मसालों की ट्रेड की मोनोपोली ले ली। मोनोपोली क्या होता है वो समझिएगा। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब है कि अब इंडिया के अंदर से जो स्पाइसेस सेल किए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसको किए जाएंगे, डच को किए जाएंगे, क्लियर है। यानी कि इन्होंने मोनोपोली अपनी जमा ली किस चीज़ पर, स्पाइसेस की ट्रेड पर, क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे कौन आए, ब्रिटिशर्स आए। आगे कौन आए बेटा, ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स देखिएगा, ब्रिटिशर्स आए इस समय पर, ब्रिटिशर्स में ये फरमान किया गया यूरोप के अंदर। ये ब्रिटिशर्स यहाँ पे आपकी बुक्स में इंग्लिश लिखा हुआ है, तो इंग्लिश का मतलब यहाँ पर मेरा वही ब्रिटिशर्स से है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर ये कहा गया, इंग्लैंड के अंदर ये कहा गया कि जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडर्स ईस्ट वर्ल्ड की तरफ चलें, ईस्ट वर्ल्ड की तरफ ट्रेडिंग करें। ईस्ट वर्ल्ड का मतलब समझिएगा कि जैसे कि हमारी अर्थ है, इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड हैं। तो ये वाली जो कंट्रीज़ हैं, इधर की साइड की जो कंट्रीज़ होंगी वो सारी वेस्ट वर्ल्ड कहलाएगी, वेस्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ कहलाएंगी। और इधर की साइड की जो कंट्रीज़ होंगी वो ईस्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ कहलाएंगी। तो इधर ईस्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आ जाती हैं आपकी, चाइना आ जाती है, इंडिया आ जाती है, श्रीलंका आ जाती है, ऑस्ट्रेलिया आ जाती है, क्लियर है। और वेस्ट वर्ल्ड में कौन सी आती है, यूरोप आता है, अमेरिका आता है, अफ्रीका आता है, क्लियर है। ये कौन सी है, वेस्ट वर्ल्ड की है। और इधर वाली साइड कौन सी है, ये ईस्ट वर्ल्ड की है। तो इस समय ये कहा गया इंग्लैंड के अंदर कि आपको क्या करना है, ट्रेडिंग करनी है, कहाँ पर करनी है, ईस्ट वर्ल्ड की साइड में, क्लियर है। तो इसी ईस्ट वर्ल्ड की तरफ ट्रेडिंग करने के लिए वहाँ की जो क्वीन थी, इंग्लैंड की जो क्वीन थी, इनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। क्या नाम था बेटा, वहाँ की क्वीन का, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। उन्होंने ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी और रॉयल चार्टर। एक रॉयल चार्टर क्या होता है, शाही फरमान। रॉयल चार्टर क्या होता है, एक शाही फरमान। उन्होंने एक शाही फरमान दिया किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्या रॉयल फरमान में क्या कहा उन्होंने अपने रॉयल फरमान में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहा गया कि फॉर द सोल ट्रेड और टू इंडिया। यानी कि आप क्या कहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी से ये कहा गया, किसने कहा, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने कहा, उनको एक रॉयल चार्टर दिया, एक शाही फरमान दिया कि आप कहाँ जाएं, आप इंडिया जाएं और इंडिया जाकर क्या करें, ट्रेड करें। आप इंडिया के साथ, इंडिया के अंदर जाकर क्या करें, ट्रेड करें। अब देखिएगा यहाँ पे इन्होंने लिखा है सोल ट्रेड। सोल ट्रेड का मतलब यहाँ पे समझिएगा, सोल ट्रेड का मतलब यहाँ पे क्या है कि सोल ट्रेड का मतलब है कि इंग्लैंड से सिर्फ एक ही कंपनी आएगी। इंग्लैंड के अंदर बहुत सारी कंपनी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज इंग्लैंड के अंदर अवेलेबल थी, लेकिन उन सारी कंपनीज में से सिर्फ कौन सी कंपनी इंडिया जाएगी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी कोई भी कंपनी कहाँ नहीं जाएगी, इंडिया नहीं जाएगी। क्या करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। सिर्फ कौन सी कंपनी जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी, क्लियर है। ये किसने कहा, क्वीन एलिजाबेथ ने, क्लियर बेटा। और नो अदर ट्रेड कंपनी कुड कम्पीट, और कोई और अनदर कंपनी कहाँ नहीं जाएगी, इंडिया नहीं जाएगी ट्रेडिंग करने के लिए। यहाँ तक समझ में आया बेटा। इसी समय पर क्या हुआ, ये कब हुआ, ये हुआ 1608 में बेटा। कब हुआ, 1608 में। अब देखिएगा आगे क्या हुआ कि जब यहाँ से क्वीन एलिजाबेथ ने फर्स्ट ने क्या किया, वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ भेज दिया, इंडिया भेज दिया, क्या करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। उसके साथ साथ ही क्या हुआ कि उसके कुछ समय बाद ही वो कंपनी इंडिया आ गई और ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया उस कंपनी ने। कुछ समय के बाद ही क्या हुआ कि जो मुगल्स के एम्परर थे जहांगीर, मुगल एम्परर जहांगीर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक फरमान निकाल दिया और एक ऑर्डर दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर सकती है, अपनी ट्रेडिंग कंपनी लगा सकती है। अब क्या हुआ कि जो मुगल एम्परर थे जहांगीर, उन्होंने ये एक फरमान निकाला। उन्होंने ये कहा कि
जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी फैक्ट्री या अपनी कंपनी लगा सकती है कहाँ पर? सूरत में। सूरत कहाँ पर है बेटा? गुजरात में। और ये इन्होंने कब कहा, ये फरमान कब निकाला? 1613 में। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कंपनी इंडिया के अंदर लगाई, और कहाँ लगाई? सूरत में लगाई। क्लियर है बेटा? उसके बाद में कौन आते हैं? फ्रेंच आते हैं। फ्रेंच जब आते हैं तो फ्रेंच की जो कंपनी होती है उस कंपनी का नाम होता है कॉम्पनिक डी इंडस ओरिएंटेशन। क्लियर बेटा? ये उस कंपनी का नाम होता है जो फ्रांस से कहाँ आती है? इंडिया आती है एज अ ट्रेडर के रूप में ट्रेडिंग करने के लिए। ये कब आती है? 1668 में ये अपनी कंपनी लगाते हैं। कब लगाते हैं ये? 1668 में। अब क्या हुआ देखिए आप कि फ्रांस भी आ गया, आपका ब्रिटिशर्स भी आ गए, डच भी आ गए, पुर्तगीज भी आ गए, और ये सारे लोग किस लिए आ रहे हैं इंडिया के अंदर? ट्रेडिंग करने के लिए। सारे लोग क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग कर रहे हैं। यानी कि ज़्यादा ये सारे लोगों का मेन मोटिव क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करना, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। क्लियर है? तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन इन लोगों में आपस में क्रिएट हो गया। ये लोग आपस में कंपटीशन करने लग गए। इन लोगों का मेन मोटिव क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना? प्रॉफिट कमाना। क्लियर है बेटा? तो इसमें जो पुर्तगीज थे और डच थे वो इतने मेन नहीं रहे, लेकिन मेन में तुम्हारे ब्रिटिशर्स और फ्रांस रहे। सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन था वो फ्रांस में और ब्रिटिशर्स में था। क्लियर है? तो जब इनमें बहुत अधिक मात्रा में क्या था? कंपटीशन था। तो इनमें आपस में क्या हो रहे थे? कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे थे, आपस में झगड़े वगैरह भी हो रहे थे। किसको लेकर? ट्रेडिंग को लेकर। क्लियर है? तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ गए। तो इनके बीच में क्या हुआ? एक वॉर हुआ, और उस वॉर को बोला जाता है एंग्लो फ्रेंच वॉर। क्या बोला जाता है बेटा? एंग्लो फ्रेंच वॉर। क्लियर है? क्या बोला जाता है? एंग्लो फ्रेंच वॉर बोला जाता है। और ये 3 वॉर हुए हैं, ये 3 युद्ध हुए थे। क्लियर बेटा? फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर, सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर और थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर। क्लियर बेटा? और इन वॉर्स को, इस एंग्लो फ्रेंच वॉर को कैनेटिक वॉर भी बोला जाता है। इसको कैनेटिक वॉर क्यों बोला जाता है? उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये जो वॉर हुए थे ये तमिलनाडु में हुए थे। तमिलनाडु का एक रीजन है, एक जगह है तमिलनाडु के अंदर जिसका नाम है कैनेटिक। क्लियर है? कैनेटिक क्या है? एक जगह है कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में के जो रीजन है कैनेटिक, वहाँ पर ये वॉर हुए थे, इसलिए इनको कैनेटिक वॉर भी बोला जाता है। क्लियर है? तो कैनेटिक वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर एक ही चीज़ है। क्लियर है? और ये कितने वॉर हुए थे? 3 वॉर हुए थे। किन किन के बीच में हुए थे? ब्रिटिशर्स के बीच में और फ्रांस के लोगों के, फ्रांस के जो ट्रेडर्स थे उनके बीच में। क्लियर है? तो बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, किसके बीच में? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। क्लियर है? कब से कब तक हुए हैं ये हुए हैं 1746 से लेकर 1763 तक। कहाँ हुए थे? कैनेटिक। कैनेटिक कहाँ पर है? रीजन है कहाँ पर? एज अ पार्ट ऑफ द तमिलनाडु। क्लियर हुआ? और इस वॉर में जब ये 3 वॉर हुए तो इन 3 वॉर में कौन जीत गए? ब्रिटिशर्स जीत गए। सीधा साधा ब्रिटिशर्स जीत गए, फ्रांस हार गया। क्लियर है? आगे क्या होता है, जैसे ब्रिटिशर्स कैनेटिक वॉर्स में जीतते हैं तो अब ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? ब्रिटिशर्स अब इंडिया के अंदर अपनी पावर जमाना चाहते थे। अब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो इंडिया के ऊपर क्या करें? डोमिनेट करें, या इंडिया के ऊपर अपनी ट्रेडिंग को बढ़ाएं या अपने आप को स्थापित करें। क्लियर है? तो इसके लिए सबसे पहले जो उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया, सबसे पहले जो घेरने की कोशिश की, इंडिया के किस पार्ट को घेरने की कोशिश की? बंगाल को। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इन्होंने बंगाल को ही क्यों घेरा, या बंगाल को ही घेरना क्यों चाहा? क्योंकि बेटा इस समय पे जो बंगाल था वो बहुत ज़्यादा कैसा? रिच प्रोविडेंसेस था। रिच प्रोविडेंस का मतलब है कि ऐसा प्रांत था जो बहुत ज़्यादा रिच था। किस चीज़ में? आपके स्पाइसेस में, आपके कॉटन क्लॉथ में। यानी कि यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में क्या होती थी? ट्रेडिंग होती थी जिसमें दूसरी कंट्रीज के साथ, यानी काफ़ी मतलब प्रोडक्शन होता था कहाँ पर? बंगाल के अंदर। तो इसने इसलिए सबसे पहले किसको घेरना चाहा? बंगाल को घेरना चाहा। क्लियर है? तो द ब्रिटिशर्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, सबसे पहले इन्होंने किसको कॉन्क्वेस्ट किया? बंगाल को किया। क्यों किया? क्योंकि ये रिच प्रोविडेंसेस था। इंग्लिश स्टेबलाइज फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल इन 1651। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर? बंगाल के अंदर लगाई। कब लगाई? 1651 में। बंगाल में अंग्रेजों ने, या मैं कहूँ कि ब्रिटिशर्स ने पहली जो अपनी फैक्ट्री लगाई वो कब लगाई? 1651 में। क्लियर है? इस समय पर बंगाल के जो नवाब थे, या जो बंगाल किसके अंडर में था इस समय पर? इस समय बंगाल के ऊपर जो रूल था वो था सुल्तान शाह सियार के अंडर में। किसके अंडर में था? सुल्तान शाह सियार के अंडर में। क्लियर है? अब सुल्तान शाह सियार ने इनको परमिशन दे दी अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए। इन्होंने वहाँ पर 1651 में क्या किया? अपनी फैक्ट्री लगा ली। अब उस समय पर मुगल शासक था कौन? फर्रुख सैयद। आगे हम देखते हैं, आगे कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि 1717 के आसपास देखते हैं। 1717 के पास
जो मुगल्स का जो वीक रूलर था, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि मुगल्स में जो आगे के जो रूलर्स रहे वो कैसे रूलर्स रहे, वीक रूलर्स रहे। तो उन्हीं में से एक रूलर था जिसका नाम था फारूक सैयर। क्या नाम था बेटा? फारूक सैयर। ये एक मुगल शासक था और इसने क्या किया, फारूक सैयर ने बहुत सारे प्रिविलेजेस देना स्टार्ट कर दिया किनको, ब्रिटिशर्स को। प्रिविलेजेस का मतलब क्या है? प्रिविलेजेस का मतलब है कि ऐसी छूटें, बहुत सारी छूटें देना। प्रिविलेजेस का मतलब क्या है? छूट। क्लियर है? तो इन्होंने बहुत सारी छूटें देना स्टार्ट कर दिया कि उनसे कह दिया कि आप किसी भी तरीके से क्या करिए, अपनी ट्रेडिंग कीजिए। अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, इन प्रिविलेजेस का गलत फ़ायदा उठा रहे थे। वो ना टैक्स पे करते थे, ना किसी को कुछ पैसा देते थे, वो ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग करते आ रहे थे, बहुत अधिक मात्रा में ट्रेडिंग कर रहे थे। कहाँ से? बंगाल के अंदर से। अब इन सारी चीज़ों पर निगाह नहीं थी किसकी? फारूक सैयर की। फारूक सैयर इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो कह रहा था कि जैसा हो रहा ठीक है, वो और उनको प्रिविलेजेस देता जा रहा था। क्लियर है? लेकिन इन निगाह गड़ा रहा था या फिर जो देख रहा था, जो उनकी जो इन चीज़ों को महसूस कर रहा था, वो उसका नाम था अलीवर्दी खान। ये अलीवर्दी खान कौन था? ये रूलर था कहाँ का? बंगाल का। देखिएगा दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है मुगल रूलर और एक है बंगाल रूलर। मुगल रूलर के अंडर में पूरा इंडिया आया करता था, ध्यान समझना। लेकिन बंगाल एक अलग प्रोविंसेस था। तो मुगल रूलर्स के अंडर में बंगाल भी आता था, लेकिन साथ ही साथ बंगाल के अंदर जो रूल करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था अलीवर्दी खान। क्लियर है? तो अलीवर्दी खान जो था वो इन चीज़ों को महसूस कर रहा था। वो समझ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, एक तरीके से एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं किनका? बंगाल का। वो टैक्सेस पे नहीं कर रहे हैं, वो गलत तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को वो देख रहा था। कौन? अलीवर्दी खान। और जब अलीवर्दी खान ने इन सारी चीज़ों को देखा तो उन्होंने उनसे कुछ नहीं करना स्टार्ट किया, किससे? ब्रिटिशर्स से। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया अलीवर्दी खान, वो डाइड हो गया। अलीवर्दी खान मर गया। क्लियर है? लेकिन जब अलीवर्दी खान मर गया तो उसके बाद में बंगाल का जो रूलर बना वो कौन बना? उनका जो ग्रैंड सन था वो बंगाल का रूलर बना, और उनका ग्रैंड सन का नाम क्या था? सिराजुद्दौला। क्या नाम था बेटा? सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला क्या बनता है? बंगाल का नया नवाब बनता है, नया रूलर बनता है। अब वो भी इन सारी चीज़ों को देखता है। वो भी देखता है कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से वहाँ का एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, या ब्रिटिशर्स किस तरीके से प्रिविलेजेस का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को किसने देखना स्टार्ट किया? सिराजुद्दौला ने स्टार्ट किया। अब क्योंकि ये क्या था, एक यंग था, क्योंकि ये यंग था और काफ़ी ज़्यादा कैसा शॉर्ट टेम्पर था। शॉर्ट टेम्पर का ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था इसको। तो इसने क्या किया, इसने अपोजिट में बोलना स्टार्ट कर दिया। किसके में? ब्रिटिशर्स के में। इसमें ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? ब्रिटिशर्स ने एक यहाँ पर एक किला बनाया जिसका फोर्ट विलियम, जिसको क्या बोला जाता है? फोर्ट विलियम। उसके लिए वो बोला था फोर्ट विलियम। यानी कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पे एक किला बनाया फोर्ट विलियम, और फोर्ट विलियम में वो क्या करने लगे, अपने आप को इस तरीके से वहाँ पर अपनी पॉलिटिकल पावर वहाँ पर जमाना स्टार्ट इन्होंने कर दिया था। इन्होंने ब्रिटिशर्स ने तो सिराजुद्दौला ने क्या किया? सिराजुद्दौला ने इनका अपोज किया, और सिराजुद्दौला ने अपनी 30,000 पर्सन्स की आर्मी लेकर अटैक कर दिया किनके ऊपर? ब्रिटिशर्स के ऊपर, फोर्ट विलियम के ऊपर, और फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में ले लिया। क्लियर है? उसको तोड़ दिया फोर्ट विलियम को इन्होंने, और ब्रिटिशर्स को वहाँ से भगा दिया। जब ये बात कहाँ पहुँची? जब ये बात ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स पर पहुँची कि सिराजुद्दौला ने इस तरीके से कर दिया है, तो ब्रिटिशर्स ने इसके खिलाफ बोलना स्टार्ट किया, और वहीं से एक युद्ध हुआ, वहीं से एक वॉर हुआ, जिसका नाम बोलते हैं हम लोग, जिस वॉर को हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। क्या बोलते हैं बेटा? बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, ये बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में होती है? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। किस किस के बीच में होती है? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। अब बात करते हैं सिराजुद्दौला। तो आपको पता चल गया सिराजुद्दौला कौन था? सिराजुद्दौला इज द ग्रैंडसन ऑफ अलीवर्दी खान। क्लियर? बट हु इज द रॉबर्ट क्लाइव, है ना, जिसके बारे में देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव क्या था कि रॉबर्ट क्लाइव जो था, ऐसा था कि ब्रिटिशर्स का जो मेन सेंटर था वो था मद्रास। ब्रिटिशर्स का जो मेन सेंटर था वो था मद्रास। जब ये खबर कहाँ पहुँची कि फोर्ट विलियम को तोड़ दिया गया है, या फोर्ट विलियम को सिराजुद्दौला ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, तो जब ये खबर मद्रास पहुँची तो मद्रास से ब्रिटिश ऑफिसर्स ने किसको भेजा? रॉबर्ट क्लाइव को भेजा। किसको भेजा? रॉबर्ट क्लाइव को भेजा। कहाँ पर? बंगाल में, कि तुम कहाँ जाओ? बंगाल जाओ और इन सिचुएशंस को कंट्रोल करो। तो रॉबर्ट क्लाइव जब वहाँ पर आते हैं, तो वो वॉर लड़ने से पहले वो क्या करते हैं? कुछ लोगों की सपोर्ट लेते हैं। अब वो लोग कौन होते हैं जिनकी वो सपोर्ट लेते हैं? एक होते हैं मानिकचंद, एक होते हैं मीर जाफर, एक होते हैं जगत सेठ। अब देखिएगा, पहले मैं मानिकचंद के बारे में बता रहा हूँ आपको बेटा, कि मानिकचंद, देखो जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको कि सिराजुद्दौला ने क्या किया? अटैक कर दिया किस पर? फोर्ट विलियम पर, और फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में ले लिया था। क्लियर है?
लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने उस फोर्ट विलियम को अपना, उसका जो सेनापति था मानिक चंद, उसके हाथ में दे दिया और खुद कहाँ चला गया था, वो मुर्शिदाबाद चला गया था। कौन? सिराजुद्दौला। ठीक है। अब देखिएगा मानिक चंद अब किसके साथ मिल गया? रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया, जबकि ये किसका क्या था? सिराजुद्दौला का सेनापति था। क्लियर है। मानिक चंद किसके साथ मिल गया? रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया। इसके साथ मीर जाफर एक व्यक्ति था, ये भी किसके साथ मिल गया? रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया। और जगत सेठ, ये भी किसके साथ मिल गया? रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया। यानी कि ये तीनों लोग जो थे, ये तीनों लोग किसके साथ मिल गए? रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गए। और इन तीनों लोगों ने मिलकर अपनी ये सिराजुद्दौला के जितने भी भेद थे या जितनी भी इसकी पर्सनल बातें थी वो इसको बता दी, रॉबर्ट क्लाइव को बता दी। और रॉबर्ट क्लाइव ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के इसको हरा दिया। किसको हरा दिया? सिराजुद्दौला को हरा दिया और इसको मार दिया। क्लियर। सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला को मार दिया गया। जब सिराजुद्दौला ख़त्म हो गया तो अब वहाँ का बंगाल का नया नवाब किसको बनाया गया? बंगाल का नया नवाब बनाया गया मीर जाफ़र को। किसको बनाया गया था? मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र को नया नवाब बनाया गया। लेकिन ये जो मीर जाफ़र था, इसको नवाब तो बनाया गया, लेकिन ये कैसा नवाब था? ये पपेट नवाब था। कैसा नवाब था? ये पपेट नवाब। पपेट नवाब क्या होता है समझिएगा। पपेट नवाब का मतलब कठपुतली वाला नवाब। कठपुतली का मतलब हो गया कि इसको, मीर जाफ़र को वही सब कुछ करना पड़ रहा था जो इससे ब्रिटिशर्स कह रहे थे। क्लियर है। कि एज अ पपेट के रूप में काम कर रहा था, एज अ कठपुतली के रूप में काम कर रहा था। किन के लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। तो पपेट नवाब था ये। आगे क्या हुआ? आगे होती है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर क्यों होती है वो आप समझ नहीं है यहाँ पे, कि मीर जाफ़र जिसको नवाब बनाया गया था कहाँ का? बंगाल का, एज अ पपेट नवाब के रूप में, वो फेल हो गया। वो फेल क्यों हो गया? कि जब ब्रिटिशर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई तो ये उनकी डिमांड्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। जब ब्रिटिशर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई तो ये उनकी डिमांड्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। और जब ये कंप्लीट नहीं कर पाया तो इनको उसको उसके नवाब पद से हटा दिया गया और नया नवाब किसको बनाया गया? मीर कासिम को। तो मीर जाफ़र फेल रिप्लेस बाय मीर कासिम। किसको बना दिया गया नया नवाब? मीर कासिम को। ये बेटा ये जो मीर कासिम है, ये मीर कासिम एक ग्रांड सन था किसका? मीर जाफ़र का। मीर कासिम जो था वो ग्रांड सन था किसका? मीर जाफ़र का। दो शब्दों में मैं कहूँ बेटा, हिंदी में बताऊँ मैं आपको तो मीर कासिम जो था वो दामाद था किसका? मीर जाफ़र का। जब मीर जाफ़र फेल हो गया ब्रिटिशर्स की डिमांड्स को कंप्लीट करने में, तो ब्रिटिशर्स ने मीर जाफ़र को उसके नवाब पद से हटा दिया और नया नवाब किसे बना दिया? मीर कासिम को। क्लियर है। अब जो मीर कासिम था वो जैसे ही नवाब बना, वो बहुत समझदार था। मीर कासिम बहुत समझदार था। वो जैसे ही नवाब बना उसने तुरंत क्या किया? अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र किया। उसने अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र किया मुर्शिदाबाद से, कहाँ पर? मंगूर में। उसने क्या किया? अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र किया मुर्शिदाबाद से किसमें? मंगूर। उसने ट्रांसफ़र किया अपनी कैपिटल को। और साथ ही साथ उसने क्या किया? वो अपनी आर्मी को ट्रेन कर रहा था। वो अपनी आर्मी को, जो मीर कासिम था वो अपनी आर्मी को ट्रेन कर रहा था यूरोपियन स्टाइल में, कि वो कैसे यूरोपियन स्टाइल में ब्रिटिशर्स से लड़ सकती है। क्लियर है। तो ट्रेन आर्मी इनटू अ यूरोपियन मेथड। यूरोपियन मेथड्स में वो उसको क्या कर रहा था? तैयार कर रहा था। जब ये बात किसको पता चली? जब ये बात ब्रिटिशर्स को पता चली तो ब्रिटिशर ने तुरंत उनके खिलाफ क्या कर दिया? वॉर करना स्टार्ट कर दिया। तुरंत उसके ऊपर क्या कर दिया? वॉर कर दिया। किसके खिलाफ? मीर कासिम के खिलाफ। और वहाँ से मीर कासिम को बंगाल से भगा दिया। मीर कासिम वहाँ से, ब्रिटिशर्स केम टू नो अलायंस, केम टू नो, जैसे ब्रिटिशर्स को पता लगा उसने किसको? मीर कासिम को भगा दिया। जब मीर कासिम बंगाल से भागे तो मीर कासिम भागकर कहाँ पर आए? अवध आए। मीर कासिम बंगाल से भागकर कहाँ पर आए बेटा? अवध आए। और अवध में उस समय पर अवध के जो नवाब थे उनका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था बेटा? ब्रिटिशर्स केम टू नो अलायंस सिराजुद्दौला। उसने अलायंस की किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। सिराजुद्दौला कौन थे? अवध के नवाब थे। और दूसरे व्यक्ति थे शाह आलम सेकंड। इनके साथ मिलकर उसने क्या किया? एक वॉर किया किसके साथ में? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और उसी वॉर को क्या बुलाया जाता है? बैटल ऑफ बक्सर। एक बार मैं बैटल ऑफ बक्सर दोबारा समझा रहा हूँ बेटा। बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ कि जो मीर जाफ़र थे वो फेल हो गए ब्रिटिशर्स की डिमांड्स को कंप्लीट करने में, जिसकी वजह से क्या किया? मीर जाफ़र को उनके नवाब पद से हटाया गया और किसको नवाब बनाया गया? मीर कासिम को। मीर कासिम जो था वो समझदार था। मीर कासिम ने क्या किया? सबसे पहले नवाब बनते ही अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र किया मुर्शिदाबाद से, कहाँ पर? मंगूर में। उसके बाद क्या किया उसने? अपनी वो साथ ही साथ वो अपनी आर्मी को क्या कर रहा था? ट्रेन कर रहा था यूरोपियन मेथड्स में, कि वो यूरोपियन तरीके से कैसे ब्रिटिशर्स से लड़ सकते हैं।
जब ये बात किसको पता चली, ब्रिटिशर्स को पता चली, तो ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया किसके ऊपर, मीर कासिम के ऊपर। और मीर कासिम वहाँ से भागे, और मीर कासिम भागकर वहाँ पर कहाँ पर आए, अवध आए। अवध के जो नवाब थे उस समय पर वो थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के साथ और मुग़ल शासक शाह आलम सेकंड, मुग़ल शासक शाह आलम सेकंड के साथ मिलकर इन तीनों ने एक यूनियन बनाई, तीनों ने। और उस किसके खिलाफ लड़े, ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े। इसी युद्ध को क्या बोला जाता है, इसी वॉर को क्या बोला जाता है, बैटल ऑफ बक्सर बोला जाता है। इसके आगे की जो पार्ट्स हैं, आगे की जो चैप्टर है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।